चलिए नमस्कार। आज की क्लास में सबका स्वागत है। अब जो लोग लेट से आएंगे वो थोड़ा सा वीडियो को पीछे से देख लेंगे। अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम हो गया, क्लास शुरू कर देते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं 29 जून को जो नेट का पेपर हुआ था हिंदी विषय का मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों का हल देखने जा रहे हैं और थोड़ा सा हम लोग व्याख्या भी करेंगे कि कौन सा प्रश्न सही है तो क्यों है। तो कल की क्लास में शुरू के 50 प्रश्नों को हमने देख लिया था। आज हम लोग अगले प्रश्न से 51वें प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 51 नंबर का जो प्रश्न है ये है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर है निबंध और इधर है निबंध में आई हुई पंक्तियां। दिख रही है ना सबको? मैंने स्क्रीन भी शेयर की हुई है, आप लोग उसमें देख। नहीं मैम, नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन तो शेयर कर सकते हैं, देखो। हाँ मैम। हाँ, आप दिखा। हाँ, उसको आप जूम कर लो तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इधर दिया है, उठ जाग मुसाफिर, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, मजदूरी और प्रेम, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये सारे निबंध आपके सिलेबस के ही हैं और इनमें आई हुई पंक्तियों को आपको पहचानना है। और ये निबंध मैंने पूरे पूरे निबंध आपको पढ़ाए हैं तो आपको दिक्कत तो नहीं हुई होगी आंसर सॉल्व करने में। तब भी हम देख लेते हैं। चलिए, इसमें जो उठ जाग मुसाफिर, इसकी जो पंक्ति है इसमें आ जाती है ये वाली। उठ जाग मुसाफिर में, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। ये वहां से ली गई है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, ये है इसकी जो पंक्ति है, ये है, जवानी एक चमाचम धारदार खड़ग है। मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम की पंक्ति है। ये तो आप बहुत अच्छे से पहचान गए, हर साल आता है, हर मतलब पेपर में पूछा ही जाता है मजदूरी और प्रेम से। हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले स्वभाव से साधु होते हैं, ये वाली पंक्ति है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें की पंक्ति है, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। ध्यान से देख लीजिए और पढ़े हुए निबंध हैं तो आपकी ये संभावना बनती है कि इसका आपने सही जवाब दिया होगा। देख लो आप, इसका जो मैच कर रहा है फर्स्ट वाले का सेकंड, ए का बी, बी का आ जाता है फोर। ये पहला ही क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला सही है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सिक्का बदल गया, कृष्ण सोबती की कहानी। बस अब जल्दी ही पढ़ाऊंगी मैं, आज की क्लास में पेपर सॉल्व करवा लें और कल से फिर सिलेबस पे आते हैं। तो इसमें पात्र पूछा है कौन सा नहीं है। 4 पात्र दिए हैं नाम, जिसमें से शेरे कहानी में है, दाऊद खान भी है, शाहनी तो मेन नायिका है इसमें, पात्र जो है। और ददन मियाँ ये इस कहानी के पात्र नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ददन मियाँ इस कहानी के पात्र नहीं है। सिक्का बदल गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिकता से संबंधित है। अब ये आ जाता है, उत्तर आधुनिकता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है इसमें। देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है, कौन सा इसमें ऑप्शन है। उत्तर आधुनिकता महावृतांत के विरुद्ध है। दूसरा ऑप्शन दिया है, उत्तर आधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि है। ईश्वर सर्वोपरि तो नहीं है, पहला वाला तो तब भी करेक्ट है। उत्तर आधुनिकता महावृतांत के विरुद्ध है, हाँ ये ठीक है। ईश्वर सर्वोपरि इसमें नहीं है। इसमें समतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार है, तो ये भी इसमें पाया जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद की ये पहचान है कि समतावादी सार्वभौमिक शब्दों का, सत्यों का नकार किया गया है। उत्तर आधुनिकता स्वच्छंदतावाद की एक शाखा है। बिल्कुल नहीं, स्वच्छंदतावाद छायावाद के उसमें संबंध में कहा जाता है, उत्तर आधुनिकता के संबंध में नहीं कहा जाता, तो ये भी नहीं है। इसमें आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार है। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में ये पंक्ति भी सही है। तो ए, सी और ई, ये पंक्तियां हमें सही मिल रही हैं। ऑप्शन ए बी, ये वाले फोर्थ वाला फोर्थ ऑप्शन, हाँ फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। ये आपको सेकंड उसमें से मिल जाएगा बच्चों, यूनिट जो है
इसमें कविता की जो यात्रा है, कविता आधुनिक काल के जो वाद हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हरिश्चंद्र युग है, द्विवेदी युग है, इसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। उसके आगे चल के जो आधुनिक में आता है, उत्तर आधुनिकता में हम लोग इनके इन विशेषताओं को देखते हैं। चलिए अगला जी। प्रश्न है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर से संदर्भित निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन से कथन इंस्पेक्टर माता दीन के हैं? ये भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर एक व्यंग है, ये एक तरह से कहानी में ये दिखाया गया है। चलिए मैं देखती हूँ कौन कौन से कथन इनके हैं। मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं। मैं समझ गया, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पे जाते हैं और ये चीज बिल्कुल, चांद की पुलिस जो है मुस्तैद नहीं है, तो वहाँ की पुलिस के बारे में उन्होंने कहा है। ए वाला सही है। फिर है, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं है उनका कथन। आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिबल ले जाइए। ये भी नहीं है। हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। ये कथन भी इन्हीं का है, माता दीन का। और इंस्पेक्टर हैं पेशा, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। नहीं थी तो कांस्टेबल का था। ये ए और सी वाला, ए और क्या कहना, डी वाला कथन इनका है। ए और डी थर्ड मैम। थर्ड में है, थर्ड में है। हाँ, बहुत अच्छी कहानी है, व्यंग है, पढ़ेंगे। चलो आगे है, निम्नलिखित कविता अंश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये कविता का अंश दिया गया है, अब इसे पहले से बात के क्रम में लगाना है। तो चलिए, ये थोड़ा दिक्कत गई होगी बच्चों को। कविता जहाँ मतलब पूरी कविताएं पढ़ने के लिए तो बहुत दिक्कत जाती है। व्याख्या समझ लेते हैं, प्रकाशन भी देख लेते हैं, संग्रह भी देख लेते हैं। चल फिलहाल अभी आया है प्रश्न तो देखते ही हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, और इसके बाद है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। पंक्ति आएगी। इसके बाद की पंक्ति है, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। इसके बाद है, तब कहीं देखने मिलेगी बाहें। और आखिरी पंक्ति इसमें आएगी, जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। तो अब इसमें आप समझ मैम लो। हाँ, ये निराला जी का है कि मैम वहाँ तोड़ती पत्थर। हाँ, नहीं वह तोड़ती पत्थर का नहीं है, वो तो बहुत छोटी सी कविता है। जी। ये आप लगाओ, मैंने इसको लगा के दे दिया। ये निराला की नहीं है बेटा, ये मुक्तिबोध की वो पंक्ति की अंधेरे में से कविता का ये अंश है। ठीक है। जी हाँ। अब ये लंबी कविता मुक्तिबोध की लगी हुई है सिलेबस में, उसी में कहा है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। तो डी से देखो, एक ये शुरू हो रहा है, इसके बाद बी, ये वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। लास्ट में आएगा, जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। अगली अगला प्रश्न है, आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता, जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति दिनकर ने अपनी किस कृति की भूमिका में लिखी है? ये पंक्ति निराला उनकी है, रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक की भूमिका से ली गई है। और ये यहाँ पे ये पूछा है कि किसकी भूमिका में उन्होंने लिखी है। तो आपको उस क्या कह रहे हैं, पुस्तक का नाम बताना है। अब ये जो पुस्तक है, ये है उनकी उर्वशी। और हो सकता है कुछ लोगों ने इसमें गलत में भी टिक किया हो, क्योंकि संस्कृति के 4 अध्याय यूनिट 10 में लगी हुई है, तो कुछ लोग हो सकता है इसमें टिक करके आ गए हों। लेकिन ये उर्वशी जी से है। उर्वशी, उर्वशी नाम से बहुत सी रचनाएं हैं और बहुत सारे कवियों की हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित है? ये निबंध भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है, शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र जी का। तो देखिए पंक्तियां पढ़ लेते हैं, याद आ जाएंगी सबको। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। नहीं, ये नहीं है। यह मूर्तियां किस प्रकार की स्मृति चिन्ह है? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है, जो किसी काम नहीं आ सकती। ये देख के लग रहा होगा कि इसकी है, बट इसकी नहीं है ये। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके, उतना ही हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमारथ के लिए मंगल है।
ये पंक्ति शिव मूर्ति से ली गई है, सी वाली। आगे देखिए कुछ और भी है। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। ये नहीं है, ये देखते हैं। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन है कि उनसे हमारा संबंध, दृढ़ संबंध है। ये भी है बेटा। और ये ऑप्शन आपका सी और ई होगा, जो फर्स्ट वाले में दिया गया है। कम से कम ये ई वाला तो आपको तुरंत याद आ जाएगा पढ़ते ही। तो एक ई इसमें दिया है, तो बच्चे जरूर इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 90% लोग इसको लगा के आए होंगे। हम्म। नेक्स्ट, कंफ्यूजन वाले प्रश्न देते ही देते हैं। चलिए आगे है रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक। ये हमारा करेक्ट है ना, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। अब दिनकर जी की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संबंध में संदर्भ में कौन सा एक तथ्य असत्य पूछा है। आप देखो, सत्य और असत्य को बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब असत्य पूछा गया है। अच्छा, इस पे क्या कहना चाहिए, ऑब्जेक्शन किया गया है इस प्रश्न पे, क्योंकि थोड़ा सा एक देखा जाए तो गहराई में गलती नजर आती है। पहले मैं देख लेती हूँ इसमें क्या है। इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। यही पे ऑब्जेक्शन किया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने इसका लिखा है, मगर भूमिका नहीं लिखी। समर्पण नाम से एक लिखा है लेख, ठीक है, भूमिका इन्होंने लिखी है, इसी पे लोगों ने शायद लगाया है। दूसरा ऑप्शन है, तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है। ये ऑप्शन यहाँ पे असत्य दिया गया है, तीसरे अध्याय का शीर्षक। बाकी पुस्तक का समर्पण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम है। पहला संस्करण 1956 में प्रकाशित हुआ। संस्कृति के 4 अध्याय। तो आपने देखा इसमें सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, लेकिन इसमें वो भी लगाया गया है, क्लेम किया गया है इस प्रश्न के ऊपर। ये हमारे यूनिट 10 में लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब कम से कम इनको करने के बाद आपको ये वो रहेगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है ना, ये जी पता मैम। रहेगा। संस्कृति के 4 अध्याय के आगे पढ़ते हैं। बीजक में संकलित रमैनियां किस छंद में लिखी गई हैं। ये बीजक कबीरदास जी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। उनकी दोहा रचना, है कि नहीं? बताती हूँ बेटा। और श्याम सुंदर दास जी ने भी इसका संकलन किया है। इसमें जो 3 तरह की वो पाई जाती हैं रचना शैली के आधार पर। पहले देखते हैं हम लोग क्या है, दोहे। दोहे को उन्होंने साखी नाम दिया है, ठीक है, साखी जी मैम। नाम दिया है। वो दोहे छंद में है। अभी जो साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी, ये है साखी। एक तो साखी है, फिर शबद है, फिर रमैनी। तीन तीन है रचना के आधार पे यहाँ पे। और इनकी भाषा भी तीनों की अलग अलग है, माई जाती है। जिनमें हम देखते हैं जो बीजक है, बीजक में क्या प्रयोग, किस कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। तो बीजक में चौपाई और दोहा छंद का ज्यादा प्रयोग किया गया है, चौपाई और दोहा। और यहाँ पे इन्होंने दोनों को अलग अलग दे दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन पे भी क्लेम किया गया होगा जरूर। ये चौपाई बस दी है, तो चौपाई हम सही मान लेते हैं, लेकिन ये जो बीजक है इसमें रमैनी जो छंद दिए गए हैं वो चौपाई प्लस दोहा छंद में दिए गए हैं। आपको जब पढ़ाया जाएगा इसको तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी बिल्कुल न्यू हो आप इस उसमें, जी मैम। है ना। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। चौपाई के बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें चौपाई लिया गया है, अब देखते हैं क्या है। नागरी प्रचारणी सभा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत नहीं है। नागरी प्रचारणी सभा संवत 1950 में कई उत्साहित छात्रों के उद्योग से काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। तो ये ईयर गलत दे दिया है,
ये सन गलत दिया है, 1893 आता है, 1950 कहाँ लिख दिया इन लोगों ने। बहुत ही गलत दिया है। अगला है, इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर दास जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। ये बात तो सही है, श्याम सुंदर दास जी का इसमें मेन रोल था। अच्छा, ये संवत है ना, ठीक है, संवत में अगर हम ईस्वी निकालेंगे तो यही आएगा 1893। याद रखना बेटा, ये जो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में, और ये संवत लिखा है तो ये सही है। संवत जो है ईस्वी से 57 साल आगे चलता है, ये आप नोट कर लेना। संवत और ईस्वी में 57 साल का क्या कहना चाहिए अंतर रहता है। ईस्वी 57 साल पीछे रहती है, संवत 57 साल आगे रहता है। इस सभा की कीर्ति, ये बिल्कुल ये भी सही है, श्याम सुंदर दास जी का सतत परिश्रम है। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास हुए, ये बात भी बिल्कुल सही है। और नागरी प्रचारणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं भी कविताएं नहीं मिलती, ये तो गलत है, ये गलत है। इस सभा का काम क्या था? जो ऐसे कहना चाहिए पांडुलिपियों की खोज करना जो हिंदी से संबंधित है, ऐसी ऐसी चीजों की इन लोगों ने खोज करी थी ये। और जब आपको ये भी आश्चर्य होगा बच्चों, जब ये नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी उस समय श्याम सुंदर जी 9वीं कक्षा के छात्र थे केवल, और हिंदी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है इस संस्था का। तो कहीं भी कविताएं नहीं मिलती, ये जो है ये ऑप्शन गलत है, अभिमत ये वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आदिवासी विमर्श से संबंधित है? अब आदिवासी विमर्श को भी देख लेते हैं। मैंने कल बताया आपको कि जो वैचारिक पृष्ठभूमि से कितने सारे प्रश्न आए हैं, उसी में से एक ये भी है। आदिवासी विमर्श में जंगली फूल है, नगाड़े की तरह बजते शब्द हैं, मन मांझने की जरूरत, मन मरंग घोड़ा घोड़ा नीलकंठ और प्रमथ्यु गाथा, इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। और हम देख लेते हैं क्या पूछा है। संबंधित हैं पूछा है, तो जंगली फूल भी संबंधित है, नगाड़े की तरह बजते शब्द भी संबंधित हैं, और एक ये है मन मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। ए बी और डी, ए बी डी इसी में दिया गया है। हाँ, ये फोर्थ में दिया गया है। और हाँ, ये वाली रचनाएं आदिवासी विमर्श से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निम्नलिखित टिप्पणी को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से लिया गया है। तुम्हारे पास है रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास? नहीं ली हो भी? अगर नहीं ली है तो बेटा उसको ले डालो। देखो, अभी कल भी एक कथन हमने देखा, इसके अलावा इस पुस्तक से रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न अभी तक मैं देख चुकी हूँ। ठीक है, ये भी उसी पुस्तक से लिया गया है। और मैं इस पे एक वीडियो भी मैंने शुरू किया है, उसकी अभी दूसरी कड़ी नहीं बना पाई हूँ। मैं पूरी बुक को उस वीडियो में कवर करूंगी क्लास में, और ये सबके लिए रहेगी, जो यूट्यूब पे वैसे भी आएंगे उनके लिए भी रहेगी, केवल ऐसा नहीं है जो हमारे इससे जुड़े हुए हैं। चलिए फिलहाल इस पे आते हैं। सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, कर लेते हैं, चलिए व्यवस्थित। पहले सारे कथनों को पढ़ लें तभी तो करेंगे। ईश्वर न्याय करने बैठेगा और अपने अपराधों के कारण सारे प्राणी थर थर कांपेंगे। इसमें इस्लाम की मजहबी किताबों के अनुसार कयामत के दिनों का लंबा चौड़ा वर्णन है। ये तो पद्मावत का नहीं नहीं है, इनको देखते हैं। अच्छा, ये ना बच्चे पद्मावत लिख दिया गया है, टाइपिंग एरर है। ये जो बातें कही है ना इन्होंने आखिरी कलाम के लिए कही हैं, इनकी जो रचना आखिरी कलाम है, इस पे भी जरूर ऑब्जेक्शन करे होंगे। ये पद्मावत लिखा है और ये आखिरी कलाम के लिए है। ठीक है, चलो, सारे जीव जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे। जायसी के 2 ग्रंथों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है, ये तो समझ ही जाइए, है ना, पद्मावत के लिए ऐसा नहीं कहा है। किस प्रकार जल प्रलय होगा? सूर्य बहुत निकट आकर पृथ्वी को तपाएगा। पहले मैं इसको आपकी वो दूर कर देती हूँ, ये पद्मावत के लिए नहीं है, ये शुक्ल जी ने आखिरी कलाम के लिए कहा है। और अब बता देते हैं पहले से आखिरी क्रम के बारे में। सबसे पहले है ये वाली पंक्ति आएगी, जायसी के 2 ग्रंथों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है।
फिर इसके बारे में बताया है कि इसमें इस्लाम की मजहबी किताबों के अनुसार क़यामत के दिनों का लंबा चौड़ा वर्णन है। इसके बाद आ जाएगा किस प्रकार जल प्रलय होगा, सूर्य बहुत निकट आकर पृथ्वी को तपाएगा। फिर है सारे जीव जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे। सबसे आखिरी में ये आएगी पंक्ति, ईश्वर न्याय करने बैठेगा और अपने अपराधों के कारण सारे प्राणी थर थर कांपेंगे। तो शुरुआत में देख लेते हैं डी, बी, ई, सी। डी से तो हाँ डी तो है ये वाला, फोर्थ मैम, फोर्थ वाला फोर्थ। ऑप्शन है। तो इसमें जरूर क्लेम किया गया होगा क्योंकि बहुत बड़ा एरर है ये टाइपिंग का। पुस्तक का नाम बदल दिया है। अंधेर नगरी नाटक के अंकों के स्थान का सही क्रम क्या है? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। हाँ, देखते हैं। 6 इसमें अंक हैं अंधेर नगरी में और इसमें क्रम पूछ लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो शुरू होता है नाटक वो बाह्य प्रांत दिखाते हैं। हाँ, दूसरे अंक में हम लोग देखते हैं बाजार का दृश्य दिखाई देता है। तीसरे अंक में हमें जंगल का दृश्य दिखाई देता है। चौथे अंक में दिखाई देता है राज्यसभा का, जहाँ राजा बैठे हुए हैं और जो चौपट राजा जी हैं। और उसके बाद फिर दृश्य आ जाता है अरण्य का। ये इसका क्रम है। तो ई फोर्थ है सी मैम। हाँ, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। ये नाटक पढ़ने में भी बहुत इंजॉय किए थे बच्चों ने। भारतीय जी। हरिश्चंद्र जी का नाटक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये कुछ पत्रिकाओं का नाम है, प्रकाशन वर्ष पूछा गया है और यहाँ पे ईस्वी सन दिया गया है, वर्ष दिया गया है। तो उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है इसको। उद्दंत मार्तंड को देख लेते हैं। आपको इससे पता भी चल जाएगा कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो और 1900 उद्दंत, है क्या मैम? हाँ बेटा, 1900 है क्या मैम इसका? 1900 नहीं, नहीं बेटा, 1900 नहीं है। ये उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था 1926 में। ठीक है, एक वर्ष चलने के बाद बंद भी हो गया था, लेकिन हिंदी का पहला समाचार पत्र है और ये कैसे साप्ताहिक था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन ये 1900 आएगा बेटा। 1900 में जी। ये इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनके नाम से उस युग का नाम ही पड़ गया द्विवेदी युग, इन्होंने 1903 में संपादक का पद संभाला था। ठीक है, प्रकाशन इसका 1900 है, लेकिन 1903 में द्विवेदी जी ने इसे अपने हाथ में लिया था। तीसरा है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना, ये 1910 में हुई। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना फिर से देखो पूछा गया है और यहाँ पे ईस्वी में दिया गया है। देखो एक ही क्वेश्चन पेपर में दोनों चीजें दी गई हैं, उधर संवत दिया गया था और इधर मैंने आपको बताया 1893, इधर ईस्वी में दे दी गई है। वही नागरी प्रचारणी सभा है जो अभी हमने एक प्रश्न ऊपर देखा कि कौन सा सही नहीं है, कविताओं का प्रकाशन नहीं हुआ, वो वाली बात है। ठीक है, याद आया? ये है इसका। अब मैच कर लो। ए में थर्ड आएगा, बी में आएगा फोर्थ। तो ये वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाले में आ गया। ठीक। 65वां प्रश्न आ गया। भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है, जितनी पेंशन मिलती है उतनी स्टेशनरी लग जाती है। भोला राम के अजीब में यह वार्तालाप किन चरित्रों के मध्य हुआ है? यूनिट 10 में ये व्यंग लगी हुई है बच्चों, व्यंग विधा है ये। और ये बहुत छोटा सा है तो वेल, लेकिन बहुत गहरी छाप छोड़ जाता है, सोचने पे मजबूर कर देता है कि एक इंसान, सरकारी कर्मचारी मरने के बाद अपनी पेंशन के लिए किस तरह से जीव में परिवर्तित हो जाता है। मर जाता है लेकिन उसको अपनी पेंशन की चिंता लगी रहती है। तो ये है जो वार्तालाप हो रहा है। ये नारद जी जब उसकी जीव को ढूंढने आते हैं तब पाते हैं फाइलों में दबा हुआ। नारद और साहब के बीच का ये वार्तालाप है और स्पष्ट पता भी चल रहा है। ये थर्ड वाला इसमें सही है। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते कितनी सारी जानकारियां भी आपको मिल रही हैं। इसमें हमें अब देखना है कि पहले कौन सी सभा की स्थापना हुई, उसके बाद कौन सी संस्था की स्थापना हुई, उसके बाद क्या हुआ, पहले से आखिरी में हमें लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा बच्चों फोर्ट विलियम कॉलेज, ये 1800 में
इसके वर्ष माना जाता है, स्थापना वर्ष। ठीक है, इसके बाद का जो है, इसके बाद आ जाएगा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इसकी स्थापना हुई। फिर आ जाएगा हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, तीसरे नंबर पे। फिर आ जाएगा संगीत नाट्य अकादमी, और सबसे बाद में आएगा भारतीय ज्ञानपीठ। ये है, इनका क्रम है। तो फोर्थ। सी डी बी, हाँ सी डी बी, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका रचना माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं है? तो ये देखो बच्चों, ये तो आप वो भी लगा लोगे, एक टोकरी भर मिट्टी नहीं है, बाकी सब इनसे संबंधित है माधव प्रसाद मिश्र से। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के रूप में हमें लगी हुई है ना? ये रचना कहानी है, और किसमें है? ये छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। 1901 इसका वर्ष माना जाता है। माधवराव सप्रे की कहानी है। अब इसको हिंदी की पहली कहानी मान लिया गया है, क्योंकि कहानी के सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, किस विचारक का संबंध रूसी रूपवाद से नहीं है? तो ये वन लाइनर प्रश्न हो गया। ये तो इसमें है F.R. लेविस का संबंध नहीं है रूसी रूपवाद से। ये भी उसी यूनिट का है, वैचारिक पृष्ठभूमि को जब पढ़ोगे। छायावादी कवियों की कल्पना लोक की उड़ान अपनी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास है, ये कथन किसका है? छायावादी कवियों के ऊपर उन्होंने बताया है, इनकी जो कल्पनाएं हैं वो अपनी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास है, मतलब जो इनके पास वास्तव में नहीं है, वो कल्पना से ये प्राप्त करते हैं, कहने का अभिप्राय ये है। और ये कहने वाले हैं इलाचंद जोशी जी। इलाचंद जोशी जी का कथन है, याद रखना इस कथन को, कथनों पे प्रश्न बार बार पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न आ गया, एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में हमें घसीट ले जाती है। यह कथन किस आलोचक का है? लतिका, आपको कहानी याद आ गई होगी, परिंदे उसी की नायिका है। और लतिका के बारे में ये कथन कई बार कहा गया है, पूछा गया है किसका है? ये कथन है नामवर से है क्या नामवर मैम? सिंह, बिल्कुल सही, ये एकदम सही बताया, नामवर सिंह का कथन है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है, बिल्कुल सही कहा। अगला है, दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृति, उन्हीं अपने पिता की मैं अनुकृति हूँ, यही मैं हूँ। अब ये पंक्तियां इसके रचयिता मान पूछे गए हैं। ये बच्चों प्रसिद्ध पंक्तियां हैं रघुवीर सहाय की, रघुवीर सहाय की है। अगला है, मानस का हंस के आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर से पढ़ा था? भूमिका से प्रश्न लिया गया है। मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ये किसकी जीवनी है? इस उपन्यास में तुलसीदास जी की जीवनी है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने यहाँ पे विनय पत्रिका का जिक्र किया था। ठीक है, इस रचना को खास तौर से पढ़ा था, इसको पढ़ के उन्हें तुलसीदास जी के जीवन को समझने में आसानी हुई थी। ये सारे ही तुलसीदास जी की रचनाएं जो लगी हुई है उन्हीं की हैं, लेकिन विनय पत्रिका में आज जब आप पढ़ोगे विनय पत्रिका तो आपको तुलसीदास जी को समझने का मौका मिलेगा। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं? देखिए शुक्ल जी फिर आ गए हैं। अब तो इस किताब क्या कहना चाहिए, पुस्तक की इन महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखते हो कि 2025 में भी ये इस पुस्तक से कथनों की भरमार है। चलिए देख लेते हैं। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। तो ये कथन शुक्ल का है, माना जाएगा, जिसमें व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत विशेषता हो। दूसरा कथन, निबंध के विभिन्न रूपाकारों का विकास विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में नहीं, ऐतिहासिक संदर्भों की बात तो नहीं कही है, ये गलत है। संसार की हर बात और सब बातों से संबद्ध है, अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर, ये बात भी शुक्ल जी ने कही है। फिर है, तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस प्रकार से भी
कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए। ये भी सही है, ये भी इनका कथन है शुक्ल जी का। और निबंधों में गद्य माध्यम मात्र नहीं रहता वरन एक विशेष रचना सौष्ठव लेकर आता है। ये नहीं है, इनके ए, सी और डी, ये वाला यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन शुक्ल जी के अनुसार। अब फिर से एक आपको ग्रामर का प्रश्न दिख रहा है, व्याकरण। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, है ना, प्रेरणार्थक समझ जाओगे आप पढ़ के। माँ बच्चे को खिलाती है, पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं, लड़के ने कपड़ा सिलवाया। तो ये आपको कुछ कोई इसमें अलग लग रहा है, कोई सेंटेंस समझ में आ गई होगी बातें। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया, माँ बच्चे को खिलाती है, तो ये माँ खिला रही है बच्चे को, इसमें भी प्रेरणा का भाव है। आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं, आइसक्रीम से उनको प्रेरणा मिलती है, आइसक्रीम देख के खाने का मन होता है। लड़के ने कपड़ा सिलवाया, इसके उसमें भी दिखाई देती है। लेकिन इसमें क्या प्रेरणा है, देखो, पिताजी अपने पुत्र को पढ़ाते हैं होता तो ये सही रहता, अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये वाला यही यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, कुछ चीजें बच्चों नहीं भी पढ़ी हुई रहती, तो इतने तो समझदार हैं, मास्टर्स किया हुआ है, कि आप जो ऑप्शंस दिए हैं ना उनको देख के भी अच्छे से समझ सकते हो कि क्या है, कहाँ पे खेला है पेपर सेटर ने आपसे। चलिए, जिसके आगे भाई बहन माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें। कहानी कोसी का घटवार, यह कथन किस पात्र का है। अभी आपने पढ़ी नहीं है ये कहानी, बहुत अच्छी कहानी है ये भी। चलिए देख लेते हैं किस पात्र ने ये बात कही है कोसी का घटवार में। ये कही है लक्ष्मा के बाप ने। लक्ष्मा इस कहानी में मुख्य किरदार भी है इसके साथ, मतलब नायिका के उसमें है। और ये अब कहानी के आपको जब ये जो पंक्ति है उससे पता चल जा रहा है, छोकरी देने की बात हो रही है तो ये लक्ष्मी का बाप कहता है। तीसरी कसम आ गई कहानी, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी लगी हुई है तीसरी कसम। इस कहानी से उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये पहले से बात के क्रम में आपको लगानी है पंक्तियां तीसरी कहानी की, लगा लेते हैं। चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। और इस बार जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी मह महक रही है। इस हरदम रुपया पैसा रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। अब इसको पहले से बात के क्रम में लगानी है, तो इसमें हो जाएगी, पहले आएगी इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। इसके बाद ये वाला, और इस बार जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल। फिर है इस हरदम रुपया पैसा रखिए रुपया का, क्या करेंगे चादर। इसके बाद है चलो भैया, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। और आखिरी में तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। तो ये थर्ड मैम। थर्ड वाला आपको सही जा रहा है। बहुत बड़ी कहानी है लेकिन पढ़ना, पढ़ाई जाएगी, इंजॉय करोगे। हीरामन, जी मैम। इस पे एक फिल्म भी बनी है ना, राज कपूर और वहीदा रहमान ने इसमें वो किया है, अभिनय किया है। चलो आगे देखते हैं, स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन हैं। स्त्री आंदोलन से संबंधित प्रश्न आ गया है। सरल भी प्रश्न हैं, थोड़े से कठिन भी हैं, पढ़े हुए भी हैं, थोड़े से नए प्रश्न भी हैं, सब तरह के प्रश्न आए हैं। अच्छा है, पेपर को मिला के मॉडरेट कहा जाएगा। चलिए पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1848 ईस्वी में ही नारी मताधिकार को वैधता प्रदान की। ये नहीं, ये सही में नहीं आएगा, क्योंकि सही पूछा है तो हम सही वालों को देखेंगे। 1946 में नारी की दशा
पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया। ये सही है बेटा, ये वाला सही है। फिर है बेट्टी फ्राइडन क्रिप द फेमिनिन मिस्टिक, अमेरिकी नारीवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूर्ण पुस्तक है, बिल्कुल सही, ये भी सही है, बी और सी सही है। केट मिनट की पुस्तक द फीमेल यूनक, स्त्री आंदोलन का लैंगिक पाठ है, नहीं ये भी नहीं आएगा। और सुशांत बेसनेट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स ने स्त्री आंदोलन को अतिवादी रूप दिया, ये भी नहीं है। हम स्त्री आंदोलन से संबंधित दो कथन सही मिलते हैं, बी और सी, बी और सी, ये वाला होगा फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 78 पे आ गए हैं, सुमिलित करना है। सूची 1 सूची 2 दी गई है, कुछ पंक्तियां हैं और फिर उनके कवि दे दिए गए हैं। चलिए मिला लेते हैं कौन सी किसकी पंक्ति है। पहली पंक्ति है, जले ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, जले ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, ये आपको भाषा से भी समझ में आ गया होगा कि ये हमारे नागार्जुन जी की पंक्ति है। नेक्स्ट है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, ये पंक्तियां हैं हमारे ये जयशंकर प्रसाद की, सिंधु सेज की बात हो रही है। एक ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं रही जिसमें तेरा अवसाद, नहीं नहीं जिसमें तेरा अवसाद, तो वेदना की बात आ गई तो आप अनुमान लगा लिए होंगे, महादेवी वर्मा की बात हो रही है, इनकी पंक्ति है। और चमकते हैं खड़े हथियार उसकी दूर तक आंखें, ये तो मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं। बहुत आसान लगा मुझे, तो आपको कैसा लगा बताइएगा। तो ये मैच कर रहा है, ए में 4 और बी में आ जाता है थर्ड, ये है बच्चे सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड में। हाँ सेकंड ऑप्शन दिया है। इनकी पंक्तियां एक मतलब एक वो भी होती है बच्चों, जब आप हिंदी में डूबोगे ना तो साहित्यकार की या कवि की या लेखक की जो भी कहो, इनकी एक शैली भी समझ में आ जाएगी, लिखने का तरीका क्या है, कि किस तरह की भाषा, किस तरह का रस, किस तरह की शैली ये प्रयोग में करते हैं, उनसे भी आप लोग अनुमान लगा लोगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे हमारा तथा रघुपति राघव राजा राम आदि का सृजनात्मक व्यंग परक अर्थ दिया गया है। तो ये भी सबसे आसान प्रश्नों में से एक है, ये है बकरी में, बकरी नाटक में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक लगा हुआ है बकरी, उसमें ये आता है झंडा ऊंचा रहे हमारा, रघुपति राघव राजा राम। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो कृतियां हैं उनको है तो सभी, लेकिन हमें पहले किसको मिला, उसके बाद किसको मिला, उसके बाद किसको मिला, इस तरह से हमें व्यवस्थित करना है। चलो व्यवस्था कर देते हैं। सबसे पहले आ जाएगी बच्चों आंगन के पार द्वार, ये प्रश्न सबसे पहले आएगी, आंगन के पार द्वार। इसके बाद की रचना है कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, ठीक है, इनकी है, ई आ जाएगा। फिर होगा हमें मुझे चांद चाहिए, उपन्यास है ये, मुझे चांद चाहिए, बी होगा। फिर आ जाएगा दो पंक्तियों के बीच, और ये टोकरी में दिगंत, ये तो बच्चों जब अभी कोविड के समय दिया गया था इसको, जो 21-22 की बात है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये सबसे लेटेस्ट माना जाएगा साहित्य अकादमी जो इनमें दी गई है रचनाएं। तो आप लगा लो, सबसे पहले सी हो गया, फर्स्ट में। फर्स्ट वाला ही, फर्स्ट। हाँ फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्जरता के साथ पुकार या करा नहीं रहा। कहानी, उसने कहा था कि संबंध में यह टिप्पणी किसकी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है बच्चे ये, प्रेमचंद पूर्व के समय की कह सकते हो, वैसे तो प्रेमचंद जी ने लिखना तब तक शुरू कर दिया था ये, लेकिन ये कहानी अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुई है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी।
उसने कहा था। और ये आपके सिलेबस में जो कहानियां लगी हुई उनमें तो नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना जरूर, हो सकता है आपने पहले भी पढ़ी हो। देख लेते हैं। उसने कहा था, ये कहानी, ये इसके बारे में एक कथन है। ये कहना है रामचंद्र शुक्ल जी का। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि एक स्वर्गीय स्वरूप, इसमें जो प्रेम का वो दिखाया गया है ना, एक स्वर्गीय स्वरूप दिखाया गया है। अच्छा, ये शायद आपकी सिलेबस में है, मुझे, मैंने पढ़ाई है, मैंने तो खैर कई बार पढ़ी है। एक मिनट में कंफ्यूजन दूर करती हूँ, मैंने ऐसा क्यों मेरे मुंह से निकला। सिलेबस में है ना बच्चों? एक मिनट। उसमें कहा था मैम। हाँ हाँ मैम, सिलेबस में तो हाँ, है ये। दी गई है ना 21 कहानियों में, ये भी एक कहानी है। मैं अपने शब्द हाँ वापस जी लेती मैम, हूँ। ये है सिलेबस में। हाँ, क्योंकि ये बार बार हाँ, इसमें से प्रश्न आता है और लहला सिंह के ऊपर। पढ़े देखे। हाँ, लैला सिंह के ऊपर बार बार प्रश्न आता है, क्योंकि ये पहले सीजी बोर्ड के सिलेबस में भी लगी हुई थी 11th क्लास में, अब तो खैर एनसीईआरटी चल रही है। तो ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है, एक अलग ही प्रेम की कसौटी इसमें दिखाई दोगी। और ये भी याद रखना कि ये पूर्व दीप्ति उस पे तर्ज पे लिखी गई पहली कहानी मानी जाती है, अर्थात फ्लैशबैक पे लिखी गई। उसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल की कहानी। नेक्स्ट है, पंडित उदय शंकर भट्ट विरचित कमला के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? उदय शंकर भट्ट जी की ये कृति है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति है? नहीं, ये ही गलत है, प्रथम प्रकाशित तो नहीं है। बाकी यह एक सामाजिक नाटक है, इसमें किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है और इसमें सामाजिक असमंजस्य का मार्मिक चित्रण है। ये बाकी बातें सही है तीनों, ये वाली गलत है। अगला है, भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी? सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये पूछा गया है, किसका कथन है? तो वृत्त संग्रह की बात बार बार कही है रामचंद्र शुक्ल जी ने। देख लो शुक्ल जी के कितने कथन हो गए, मैम, आप लोग गिनते जाओ बस, है ना? इनका है, 2 कथन। दो नहीं हो गए, और भी हुए हैं, तुम थोड़ा लेट आई हो, पेपर को देखना। चलिए अगला है, पीयूषु कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। ये किस कवि की पंक्ति है? तो आंख बंद करके भी बता सकते हो कि नागमती वियोग वर्णन का ये दृश्य है, और ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आ जाएगा। जैसे। हाँ, जी भौरे मैम। और कौए से संदेश भिजवा रही है नागमती जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविश्लेषण से संबंधित है? पढ़ लेते हैं, चलिए मनोविश्लेषणवाद से। मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है, तो ये तो है, ठीक है। अगला हाँ है, जी मैम। हाँ, इडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रीक नायक इलेक्ट्रा के नाम पर है? नहीं, ये इससे संबंधित नहीं है, ये नहीं है, गलत है ये। फिर आ जाता है, फ्रायड का मानना है कि मानव का छोटा से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है। बिल्कुल सही है, फ्रायड ये मानते हैं कि कैसा भी व्यवहार होता है उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। और एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा कामवृत्ति का उतना महत्व नहीं है जितना अहम का। ये बात भी सही है, हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी भी हैं ये। और युंग ने इड, ईगो और सुपर ईगो की परिकल्पना प्रस्तुत की है। ये यहाँ पे नहीं आएगा हमारे जो मनोविश्लेषण के ऊपर। हमारे 3 कथन सही हैं, ए, सी और डी, ये थर्ड वाले ऑप्शन में शो हो रहे हैं, इसमें ये है। हाँ। अब है 86वें नंबर के प्रश्न पे आ गए हैं। सूची दी गई है और पंक्ति दी गई है, ये यूनिट 10 से लिया गया है ये प्रश्न, तो देख लेते यस हैं। मैम। अच्छा लगेगा क्योंकि पढ़ी हुई चीजें पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है, करने में उससे संबंधित प्रश्न आ जाए तो बात ही क्या। आवारा मसीहा का क्या होगा, देखते हैं हम। देखो आवारा मसीहा का ये वाला आएगा, देखो, याद आया, बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या ना हो। ठीक है। अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं। बच्चन जी की पंक्ति कौन सी हो सकती है? ये वाली, लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं, इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूँ, और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं
कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा घुमड़ा अनुवादों के मामले में भी सॉरी। ये भूमिका से है। अगला है मुर्दहिया। मुर्दहिया का तो समझ में आ जाएगा। जब मैं 3 साल का हुआ, चेचक की बीमारी आई, मेरे ऊपर गहरा प्रकोप पड़ा। मुर्दहिया में जो लेखक है उनके यस ऊपर मैम। चेचक का प्रकोप हुआ था। और एक कहानी हाँ, ये भी। तो बस जिससे इसको कंटिन्यू। ये वाला सही हुआ होगा, मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर। ये इसका सेकंड वाला हो जाएगा। हाँ, लेखन एक अनवरत ये यात्रा, ना इसका कोई इसी अंत से नहीं। ज्यादा पहचाने थे मैम, वो गाँव में मिला। चेचक की बीमारी वाला ना, हाँ, बहुत प्रसिद्ध है उसमें मुर्दैया का। तो ये ऑप्शन हाँ जी देख मैम, लेना। उससे मतलब मैच हो गया फिर। हाँ हाँ हाँ, इससे मिल जाएगा। चलो देखते हैं मुर्दैया का। एक सी में 1 आ रहा है, सी में 1, 2 में आ रहा है। चलो फिर से देखते हैं, ये भी खेलते हैं। चलो फिर आ जाता है आवारा मसीहा का भी होगा। आपको समझ में आ गया होगा, क्या भूलू क्या याद करूं। सी में 1, ए में 3, ए में 3 कहीं आ रहा है ये। अच्छा, अब दूसरे ऑप्शन को देखने लगे। ये है बेटा, सी में 1, ए में 3, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। देखो, इससे भी आप पता चल जाओगे। चलो अगला प्रश्न आता फोर्थ है। ऑप्शन। हाँ, फोर्थ ऑप्शन सही है। अब इसमें सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। अच्छा, देखो, ये जो मैला आंचल है बेटा, ये क्योंकि आंचलिक उपन्यास है। अब इसमें जो कुछ शब्द आए हैं बिहार से, बिहारी उस कल्चर को दिखाता हुआ, इसमें शब्दावली भी वहीं की प्रयोग की गई है। तो बहुत कम, मतलब कि इसको जब जो कहना चाहिए पूर्वी उसके नहीं हैं अंचल के, उनको समझने में बहुत टाइम लगता है इस उपन्यास को। लेकिन मजा आता है, एंजॉय करोगे जब आप इसको पढ़ोगे। इसमें आपको शब्द आए हैं, उनका आशय समझ में आपको आना चाहिए, और उनको पूछा गया है। ठीक है, उसकी भाषा क्योंकि आंचलिक है, एक विशेष अंचल की है। देख लेते हैं। हसेरी, हसेरी का मतलब होता है बच्चों बलवा करने वाला दल। डोल डाल, डोल डाल का कुछ अर्थ समझ में आ रहा है। डोल डाल का मतलब है नित्य क्रिया। कमसल, कमसल का अर्थ हो जाता है डमी कैंडिडेट। और दामुल हौज, दामुल हौज का मतलब हो जाता है, कौन सा हो जाएगा, आजीवन कारावास। ये इनके आशय हैं। किसमें समझ में आ रहा है। ए में 4, ए में 4 दिया हुआ है 2 में। इसके बाद बी में देख लेते हैं, बी में 2, ये दोनों में दिया हुआ है। बहुत करीब का मामला है, देखो बच्चों से गलती हो सकती है। कमसल, कमसल में हमने बताया डमी कैंडिडेट, यहीं पे गलत कर दिया। ये वाला देखो, ऊपर नीचे वाले में दोनों में बहुत कुछ है, सी में और डी में गलती करें हैं बस अलग। ये है, और ये हो सकता है काफी लोगों का गलत हुआ हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है। भारतेंदु जी का निबंध है। कथन समझ में आया तो बताओ। कुछ आया, आपकी सिलेबस में लगा हुआ ही है बच्चों, ये दिल्ली दरबार दर्पण का कथन है। जी मैम। दिल्ली दरबार दर्पण। निम्नलिखित में हाँ, कौन कौन शब्द दिल्ली दरबार। स्त्रीलिंग है। ये तो अब ये करने में तो कितना अच्छा लगेगा आपको, सोचो। भिड़त हो जाती है ना, स्त्रीलिंग है, बिल्कुल है। धनिया, धनिया, हाँ, उस पे नहीं जाना ना, 90। कोरी की पत्नी, है ना। धनिया डाला जाता है, डाली जाती है नहीं होता। तो धनिया को बहुत लोग स्त्रीलिंग किए होंगे, लेकिन धनिया पुल्लिंग में हो। धनिया काट दो, धनिया बना दो, धनिये को ऊपर से सजा दो, है ना। रेणु, रेणु जो है क्या है, ये स्त्रीलिंग है। और इसके बाद है बुझावल, नहीं बुझावल नहीं होगा, रज्जू, रस्सी के लिए आता है रज्जू, ये भी स्त्रीलिंग है। तो कौन सी है, भिड़त, ए, सी, ए सी और ई, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है तो आसान। लेकिन बहुत बच्चे धनिया और बुझावल में भी स्त्रीलिंग समझ आए होंगे, मैं इसको समझ सकती हूँ कंफ्यूजन। ये लिंक पता करने के लिए बेटा उसको वाक्य में आप प्रयोग कर लिया करो, कोई वाक्य बना लिया करो उस शब्द से, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि
स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? अगला प्रश्न है, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये कथन आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है और किसका है? ये कथन है, बताइए। मोहन राकेश। नहीं, मोहन राकेश का तो नाटक है ही ये आषाढ़ का एक दिन। इसमें जो पात्रों के मुंह से कहलवाया ये कथन, ये कौन सा पात्र कहता है कि योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है और शेष पूर्ति प्रतिष्ठा के द्वारा होती है? ये कहना है निक्षेप का। चलिए, अब ये तो हमारे सिलेबस के पूरे क्वेश्चंस हो गए, पता भी नहीं चला। अब आ जाता है ये पैराग्राफ। 10 क्वेश्चन आपके ये पैराग्राफ से दिए गए हैं, तो कहोगे तो ये भी बता देती हूँ मैं, इसका भी क्या होगा आंसर, वरना आपने किया ही होगा। जी मैम बता दीजिए। चलो, आख्यानों को आगे बढ़ाने वाली बहुवैकल्पिक संभावनाओं की मौजूदगी से लेखक के अनुसार किसी सभ्यता की सृजनात्मक समृद्धि कैसे आंकी जा सकती है। और इसको करने का बेटा सबसे अच्छा और सरल तरीका होता है कि पहले आप प्रश्नों को देख लो, फिर पैराग्राफ पे आओ, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पूछा जा रहा है। यहाँ पे जैसे पूछा है लेखक ने पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार सभ्यता की सृजनात्मक समृद्धि कैसे आंकी जा सकती है, तो यही पहले में ही इसका आंसर मिल जाएगा, पहली दूसरी लाइन में ही। कि देखो ये भी है, किसी सभ्यता को, आख्यान को कैसे आगे लाया जाए, ये नैरत्य से ही कोई आख्यान बुना जाता है किसी सभ्यता में, बल्कि किसी भी भाषिक संस्कृति में, और आख्यान को बढ़ाने के और कितने विकल्प हो सकते हैं। इसी से इसकी आ गया देखो आंसर, सभ्यता की सृजनात्मक समृद्धि आंकी जा सकती है, तो ये है आख्यानों को बढ़ाने वाली बहुवैकल्पिक संभावनाओं की मौजूदगी से। बहुत सारी विकल्प दिए हैं ना, किसी सभ्यता में, भाषा में आखिर और कैसे विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं, समझ में आया? फर्स्ट वाला है इसका सही। अगला है, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। अच्छा, देख लेते हैं। वाल्मीकि का देखो ये तो पहले बात में ही समझ में आ जा रहा है कि उद्देश्य थोड़ा सा बड़ा में ही कहा जाएगा, फिर भी देख लेते हैं। यह स्पष्ट करना कि आख्यान केवल कथा कहानी नहीं, बल्कि कल्पना से बुना परिष्कृत जीवन यथार्थ है, जिसमें किसी सभ्यता की सृजनात्मक समृद्धि फलीभूत होती है। और यही इसका सही आंसर भी है। आप पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो, वाल्मीकि रामायण का धार्मिक महत्व बताना नहीं हो सकता, भाषिक संस्कृति में मर्यादा को स्थापित करना, संस्कृत की वनस्पति सभ्यता को सुख बताना, ये नहीं है। फर्स्ट वाला इसका सही है, आप उसको पढ़ के भी देख लेना। यहाँ पे भी देखो, एक ही पैराग्राफ है, हर क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन वो दिया गया है पेज पे, क्योंकि सीबीटी मोड में हुआ है ना। अगर ये ऑफलाइन रहता तो एक पैराग्राफ में 5 प्रश्न दे देते अलग से। अगला प्रश्न दिया है इसी का, भाषिक संस्कृति की शक्ति से क्या क्या है ये, भाषिक संस्कृति की शक्ति से क्या, इसमें क्या आंसर आएगा, ये पूछा गया है। तो चलो पहले देख लेते हैं। ये देखो, भाषिक संस्कृति की शक्ति होती है, यहाँ पे आ रहा है, तभी वाल्मीकि ने नल नामक वानर सैनिक को शिल्पकर्ता विश्वकर्मा के वरदान से मुक्त किया होगा। और ये है, यहाँ से देखते हैं, भाषिक संस्कृति में आख्यान को बढ़ाने के लिए जब भी कोई लेखक प्रश्न पर ठिठकता है तो कल्पनाशीलता कहाँ तक जा सकती है। एक अदृश्य मर्यादा भाषा के रेशों के भीतर स्पंदित होती है, और मर्यादा की बहुलता ही भाषिक संस्कृति की शक्ति होती है। ये रहा आंसर, ये आ गया, मिथकीय कथा को मर्यादित भाषा में कल्पना और यथार्थ के बहुमिल से प्रस्तुत करना, ये हो गया। अगला, गद्यांश के अनुसार आख्यान को कैसे बना जाता है, कैसे बना जाता है, बुना जाता है होगा, मात्रा की गलती है। तो आख्यान को कैसे आगे ले जाएं ऐसे प्रश्नों के नैरत्य, ये वाला आएगा इसमें। अब आप लोग अपना मिलाना, बताना कौन सा आपने सही किया है। ऐसे तो आंसर पढ़ के भी समझ में आ जाता है कौन सा सटीक है। अब इसमें लेखक ने वाल्मीकि को किस रूप में देखा है,
वाल्मीकि को किस रूप में देखा है, तो देखते हैं। यहाँ पे वाल्मीकि का जिक्र किया है। कल्पना की बात हो रही है। नत नामक वानर सैनिक को शिल्पकर्ता विश्वकर्मा के वरदान से मुक्त किया होगा और उसके बनाए सेतु बन सकता है। पहले वाल्मीकि इस पे रुके होंगे, लेकिन फिर इस रास्ते उन्होंने समुद्र का सेतु बंद करने का निश्चय किया होगा और यही निश्चय रामायण के पन्नों पर फैल गया। तो समझ में आ जाता है कि एक अपूर्व कल्पनाशील कवि के रूप में जिसने राम कथा को आगे ले जाने हेतु 100 समुद्र पर 100 योजन का सेतु तैयार किया होगा। आपने क्या लिखा है? मुझे लग रहा है ये लिख के आगे क्या, नल नामक वानर सैनिक को नहीं, ये नहीं होगा। ये बात इन्होंने देखो यहाँ पे स्पष्ट भी कर दी है। अब आगे का प्रश्न है गद्यांश के, अब ये दूसरा पैराग्राफ आगे उठे। 5 प्रश्न दूसरे पैराग्राफ के थे, 5 प्रश्न अब आपको दूसरे पैराग्राफ के मिलेंगे। ये पैराग्राफ है, पहले मैं प्रश्नों पर ही आती हूँ। गद्यांश के अनुसार रचना को सच में कैसे पाया जा सकता है? रचना को सच में कैसे पाया जाता है? ये है रचना का सच, रचना के भीतरी पार्ट में वास करता है। ये तो है, देखो ये है रचना के भीतरी पार्ट में प्रवेश कर, आसान। अगला है मर्मज्ञ आलोचक द्वारा रचना की पुनर्रचना से पाठक कैसे लाभान्वित होता है? देखते हैं। ये तो है पाठक की पुनर्रचना से कैसे लाभान्वित होता है। तो पाठक का जिक्र आया है। अच्छा पाठक वही है जो कविता की पहले बिना किसी दुराग्रह के क्लोज रीडिंग करता है और उसके बाद कथा वस्तु के कथ्य और स्वरूप का विश्लेषण करता है। हाँ, ये इसमें ये वाला ऑप्शन आएगा बच्चों। पाठक की रसानुभूति और सौंदर्य भूति के परिश्रण के साथ उसका सृजनात्मक विस्तार हो जाता है। ये यहाँ पे आएगा। अगला प्रश्न है रचना के राग दीप्त सच से साक्षात्कार एक चुनौती कैसे है? देख लेते हैं, इसमें आया होगा। ये आ जाएगा। देखो, रचना इतनी जटिल, दुरूह और संस्कृत होती है कि रचना के रागदीप सच से साक्षात्कार एक चुनौती होती है। ये वाला देखो आंसर में है। हाँ, देखो ये रहा। प्राय रचना जटिल, दुरूह और संस्कृत होती है, इसलिए रचना के रागदीप सच से साक्षात्कार एक चुनौती है। अब आ जाता है 99 प्रश्न पे आ गए हम लोग। गद्यांश के अनुसार कविता के संबंध में असत्य कथन है। कविता के संबंध में क्या असत्य है? असत्य पूछा है ना। तो कविता तो देखो, कविता का भाव है भावों का, कार्य है भावों का परिष्करण, उदात्तीकरण, पद्य का पर्याय न मानना, है ना। कविता तो पद्य का एक प्रकार विशेष है, इसकी अनेक परिभाषाएं आलोचक गढ़ते हैं और प्राय आयातीत का भी कविता में अलग तरह का सृजन संदर्भ रहता है। तो इसमें जो सही बैठ रहा है, तुक और लय की गतिशीलता का भी कविता में अलग तरह का सृजन संदर्भ रहता है। ये असत्य है, ठीक है, ये वाला असत्य है। बाकी चीजें तो इसमें आ रही हैं, ये तीनों चीजें इसमें आई हैं पैराग्राफ में। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं। और प्रश्न क्या है, इसमें उत्तर सूची भी मैं अभी आपको ये पेपर अभी शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसमें मैंने उत्तर सूची भी पीछे दे दी थी। अब है आलोचना का सिद्धांत अटल धर्म नहीं है, इस पंक्ति के आलोक में आलोचना का आदर्श है। इस पंक्ति के संदर्भ में आलोचना का आदर्श पूछा गया है। तो बिना किसी दुराग्रह के पाठ की क्लोज रीडिंग और रचना संवाद के साथ कला वस्तु के कथ्य और रूप का विश्लेषण, ठीक है। यही आलोचना का सिद्धांत अटल धर्म नहीं है, इसका आदर्श यही है। पहले वाले इसमें ये इसका सही वो है, आंसर है यहाँ पे जो आया है। तो इस तरह से पूरा ये पेपर आज का समाप्त होता है, पूरे 100 प्रश्नों का
2 पार्ट में हम लोगों ने देख लिया है, व्याख्या भी कर ली है और मैंने अपने उससे की है बच्चों। कुछ अगर हो सकता है कि मेरे आंसर और नेट के आंसर में कुछ गलती हो सकती है, मैं इसको पहले ही स्वीकार करती हूँ कि एक आध प्रश्न अगर ऐसा हो, लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितने भी आंसर आपको करवाए हैं उनमें 99% सही होंगे। 1% तो मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ, हो सकता है कि इसमें कुछ एक आध गलती पाई जाए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगली कक्षा में हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। कहानियाँ हमारे यहाँ यूनिट 7 चल रही हैं, तो उन्हीं को आगे लेके बढ़ेंगे। अब तक जितनी कहानियाँ हो चुकी हैं उन सबके वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा और आगे जो बची हुई हैं उन कहानियों के वीडियो भी जल्दी ही आपके सामने होंगे। तब तक के लिए धैर्य रखिए और पढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय। जी मैम, थैंक यू मैम।